हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा और आज हम जो नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं वो है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, इसको पीडीएफ से शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इस एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, जिससे काफ़ी सारे क्वेश्चन क्या होते हैं प्री में पूछे जाते हैं। और जो हम ये शुरू करेंगे सब्जेक्ट, ये हम यहाँ पर प्री पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले इसका एक जर्नल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। नाम आपको पता लग ही गया है, इसका नाम है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ठीक है, दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे इसका एक्ट नंबर क्या है, क्योंकि हर बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसी न किसी एक्ट का नंबर पूछ लिया जाता है। जैसे अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी का जो एक्ट नंबर है और पहले वाले का और अब वाले का, मतलब आईपीसी की जगह अब जो नया आ गया है बीएनएस, दोनों का ही एक्ट नंबर क्या था 45, पहले वाले का भी और नए वाले का भी। ठीक है, और जो हमारा बीएनएसएस है उसका एक्ट नंबर कितना है 46। और जो एविडेंस है, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ बीएस से, इसका एक्ट नंबर कितना है, इसका है 47। तो अगर आपको एक का याद है तो आप सीरीज में याद रख सकते हैं। ठीक है, ये पूछा जाता है प्री में, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इसको राष्ट्रपति द्वारा कब सहमति मिली। ठीक है, तो तीनों का अलग से याद करने की आपको जरूरत नहीं है, तीनों एक्ट का एक ही डेट है। तो जब राष्ट्रपति की सहमति मिली है हमें 25 दिसंबर 2023 को। ठीक है, ये डेट आपको याद होनी ही चाहिए। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये तीन एक्ट्स हैं या फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इन्फोर्समेंट डेट, या जब कौन सी डेट को लागू हुआ है, तो आप क्या बताएंगे, वो है 1 जुलाई 2024। ठीक है, को ये लागू हुआ है और जो सहमति मिली है वो 25 दिसंबर 2023 को मिली है। ठीक है, ये बातें हो गई प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, अगर आपसे कोई पूछे कि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य में आप क्या बताएंगे कि निष्पक्ष विचारण के लिए साक्ष्य के साधारण नियमों और सिद्धांतों को समेकित करने तथा उसका उत्पन्न करने के लिए विधेयक। मतलब ये एक्ट पहले क्या होता था, पहले था परिभाषित करने के लिए, समेकित करने के लिए, डिफाइन, समेकन या समेकित, कंसोलिडेट और अमेंड, संशोधित। ठीक है, बट अब क्या है, समेकित करने के लिए। ठीक है, जो साधारण, जो भी निष्पक्ष विचारण के लिए जो साधारण नियम है साक्ष्य के, उनको समेकित करने के लिए एक्ट लाया गया है। अगर हम बात करें इसकी प्रकृति की, तो इसकी प्रकृति कैसी है, इसकी प्रकृति है प्रक्रियात्मक। देखिए, जो विधि होती है ना, दो तरह की होती है, एक सारभूत विधि होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सारभूत विधि क्या होती है, तो सारभूत विधि वह विधि होती है जो क्या है, अधिकारों और जो आपके दायित्व हैं उनको क्रिएट करती है। तो ऐसी विधि को क्या बोलते हैं, सारभूत विधि। और प्रक्रियात्मक विधि कौन सी हुई, जो कि एविडेंस है या आप बीएनएसएस है, जो भी हमें सारभूत विधि द्वारा जो भी क्या मिलते हैं, अधिकार या दायित्व, उनको जो प्राप्त करने की प्रक्रिया बताती है वो होती है प्रक्रियात्मक विधि। ठीक है, तो साक्ष्य कैसा, साक्ष्य विधि कैसी है हमारी, प्रक्रियात्मक विधि। ये क्वेश्चन भी आपके प्री में पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीजें मैं आपको ये बता रही हूँ। अब अगर कोई पूछे कि ये साक्ष्य विधि किस पे लागू होगी, सिविल पे लागू होगी या क्रिमिनल मैटर्स पे लागू होगी, तो आप क्या बोलेंगे, बोथ पे। ठीक है, दोनों ही जो हमारे लॉ है इन पे, दोनों पे ही ये संपूर्ण मतलब पूरी तरह से लागू होती है। अब अगर कोई पूछे इसका जो एक्ट है इसका प्रभाव कहाँ कहाँ है, तो पूरे संपूर्ण भारत पे इसका प्रभाव है, मतलब पूरे देश पे संपूर्ण रूप से लागू होती है। जबकि जब आप अगर
2019 से पहले की बात करें तो जब हम एविडेंस एक्ट के बारे में पढ़ते थे तो तब था कि जम्मू कश्मीर के सिवाय संपूर्ण भारत पर लागू होती है, पर 31 अक्टूबर 2019 से जो पुराना एविडेंस एक्ट था वो संपूर्ण भारत पे लागू होने लगा, बट साक्ष्य अधिनियम पूरे भारत पे ही लागू है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके अध्याय की, मतलब इसमें कितने चैप्टर्स हैं, तो हम चैप्टर कितने बताएंगे, इसमें 12 है, पहले कितने थे, 11। ठीक है, अब सेक्शन की बात करें अगर हम इसमें, तो सेक्शन कितने अब है, 170, 170, पहले थे कितने थे, 167। ठीक है, दोनों चीज इसलिए कि बाई चांस अगर किसी में आता है प्री में कि पहला एक्ट भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, तो आप कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। और अब जिसमें बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उसमें क्या हो रहा है कि नए एक्ट्स ही दे रहे हैं, तो हमें दोनों तरह से पता होनी चाहिए चीजें। ठीक है, अगर हम पार्ट की बात करें तो इसमें पार्ट कितने हैं, 4। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आई होप कि इंट्रोडक्शन थोड़ा हो गया, आपको समझ में आ गया होगा चीज़ें कहाँ से कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब हम बात करते हैं चैप्टर्स की। ठीक है, एक आपको देखिए, जब आप किसी एक्ट को पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए एक सीरीज चैप्टर्स की कि इस चैप्टर में कितने सेक्शन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आप अपने साथ अगर नोट्स भी बनाते चलेंगे तो आपको बड़ा अच्छा हो जाएगा एग्जाम टाइम के लिए याद करने में। ठीक है, आज हम बहुत बेसिक सी चीज़ें कर रहे हैं जिससे आपको बहुत आसानी भी रहे, और इससे देखिए आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो उसमें आपको दिखेंगे कि ये क्वेश्चन मैम ने यहाँ बताए थे, ये पूछे हुए हैं। तो अगर हम पहले चैप्टर की बात करें तो ये प्रारंभिक की बात करता है, इसमें हमारा जो सेक्शन है 1 से लेकर 2 तक है। ठीक है, दूसरा तथ्यों की सुसंगति के बारे में अगर हम बात करें, शॉर्ट में लिख रही हूँ। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं, तथ्यों की रेलेवेंसी या सुसंगति के बारे में अगर हम कहें तो ये सेक्शन कहाँ से कहाँ तक है, ये है 3 से लेकर 50 तक। ठीक है, अब है थर्ड, तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो थर्ड चैप्टर में कितने सेक्शन है, 5 से लेकर 53 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो चैप्टर है 4, वो है मौखिक साक्ष्य, ओरल एविडेंस के बारे में। ठीक है, इसमें है 54 से लेकर 55 तक। ठीक, 4 चैप्टर हो गए हमारे। अब जो 5th चैप्टर है हमारा वो किसके बारे में है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, दस्तावेजी साक्ष्य। ये है 56 से लेकर 93 तक। ये 5th हो गया। 6 है हमारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन। ठीक है, मैं अपवर्जन ही लिख देती हूँ। तो ये इसमें सेक्शन कितने हैं, 94 से लेकर 103 तक। देखिए कुछ स्टेट ऐसे है जैसे उत्तराखंड, उसमें इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन किस चैप्टर में आते हैं। ठीक है, तो सबूत का भार अगर चैप्टर की बात करें हम, तो इसमें है सेक्शन 104 से लेकर 120 तक। ठीक है, आई होप आप ये लोग नोट कर रहे हो और आपको ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर हम चैप्टर 8 की बात करें तो जो चैप्टर हमारा 8 है वो स्टॉपल व्हील, बंद के बारे में है। ठीक है, इसमें है 121 से लेकर 123 तक। फिर है 9 चैप्टर हमारा साक्षी के बारे में, जो हमारे विटनेसेस हैं साक्षियों के बारे में। ये है 124 से लेकर 139 तक। ठीक है, अब उनके एग्जाम
परीक्षा के बारे में, ठीक है, साक्षियों की परीक्षा। ये जो चैप्टर है इसमें सेक्शन है 140 से लेकर 168 तक, ठीक है। हमारे अब 2 चैप्टर और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। अब 2 में देखिए 2 चैप्टर हैं और दोनों में एक एक ही सेक्शन है। 11 में साक्ष्य के अनुचित ग्रहण के बारे में, तो इसमें है 169 सेक्शन, सिर्फ एक ही सेक्शन है। और जो 12 है हमारा सेविंग एंड रिपील का, उसमें 170 सेक्शन है। मतलब सिर्फ लास्ट के अगर 2 में देख लें तो एक एक सेक्शन ही हमारा इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे इंट्रोडक्शन की। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसका सेक्शन 1 क्या कहता है, ठीक है। तो 1 यहाँ बात कर रहा है हमारा, इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मैंने आपको जैसे बताया ही है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है। इसका दूसरा क्लॉज कहता है कि यह किसी न्यायालय में या उसके समक्ष सभी न्यायिक कार्यवाहियों जिसके अंतर्गत न्यायालय सेना न्यायालय सम्मिलित है को लागू होता है, किंतु न तो किसी न्यायालय या अधिकारी के समक्ष पेश किए गए शपथ पत्रों को, ना ही मध्यस्थ के समक्ष कार्रवाई को लागू होता है। मतलब सीधे सीधे ये बताया गया है कि जो एविडेंस एक्ट है, इस जितनी भी न्यायिक कार्यवाही है सिर्फ उनको ही लागू होगा, ठीक है। सेना न्यायालय को भी ये लागू होगा। अब अगर ये पूछे कि एविडेंस एक्ट कहाँ लागू नहीं होगा, तो हम बताएंगे कि एक तो शपथ पत्र पर लागू नहीं होता है, और अगर मध्यस्थ के समक्ष कोई कार्यवाही हो रही है तो उस पर भी एविडेंस एक्ट क्या हुआ, लागू नहीं होगा, ठीक है। तो कहाँ लागू होगा, समस्त न्यायिक कार्यवाहियों में ही सिर्फ एविडेंस एक्ट लागू होता है। ये क्वेश्चन भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, बहुत से एग्जामों में आप देखेंगे तो पूछा भी गया है, ठीक है। अब क्या है, तीसरा क्लॉज क्या कह रहा है, उस तारीख को प्रवर्त होगा जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे। मतलब कब इन्फोर्समेंट डेट कब होगी, जब सेंट्रल गवर्नमेंट जो नोटिस गजट के नोटिफिकेशन में निकाल के जो डेट देगी उसको होगी। तो हमने अभी बताया था ना, इसकी डेट कितनी है, 1 जुलाई 2024, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको शॉर्ट नोट जैसे मैं बता रही हूँ उस हिसाब से बना सकते हैं। अब है यहाँ पर हमारे पास सेक्शन 2, ठीक है। पहले वाला अगर देखें तो उसमें सेक्शन 2 रिपील कर दिया गया था, उसमें जो डेफिनेशन क्लॉज था वो सेक्शन 3 में था। अब यहाँ पर क्या है, डेफिनेशंस हमारे पास सेक्शन किस में दी गई है, सेक्शन 2 में। अब पहले क्या था, हमें उसकी सीरीज भी याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई नंबरिंग या अल्फाबेटिकल वे में उसको नहीं बताया था, ठीक है, वो सिर्फ ऐसे ही दिए हुए थे। यहाँ पर जबकि दिया हुआ है कि ए में कॉमन न्यायालय है, मतलब हमें इसमें पता होना चाहिए कि ए में कौन सा है, बी में किसको डिफाइन किया है, सी में किसको डिफाइन किया है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से चार्ट बना के उसमें लिख सकते हैं। जैसे इसमें मैं आपको बहुत सिंपल सी 2-4 चीजें बताऊंगी, तो आपको कुछ याद हो जाएंगे, तो कुछ आप उससे रेलेवेंट करके याद कर सकते हैं। जैसे 2(1) के डी में, ठीक है, डी फॉर डॉक्यूमेंट, आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए मुझे लगता है कि अगर आपको हिंदी में याद हो रहा है तो आप हिंदी में याद कर सकते हैं, जहाँ इंग्लिश में इजी पड़ता हो वहाँ पर हमें इंग्लिश में याद कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप घ करेंगे और वो करेंगे दस्तावेज, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट अगर आप डी से डॉक्यूमेंट याद करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ऐसे अगर हम बात करें ई, तो ई में क्या है, ई में एविडेंस है। और एफ में क्या है हमारे पास, फैक्ट, ठीक है। तो ये 3 ऐसे हैं कि आपको आराम से याद हो जाएंगे। एक क्या है, एल तक ही है, क्योंकि इसमें सिर्फ कितने डेफिनेशन है, टोटल इसमें 12 डेफिनेशन है, ठीक है, 12 डेफिनेशन इसमें है। तो लास्ट वाले में क्या है, क्योंकि शेल प्रिज्यूम सबसे लास्ट आता है डिक्शनरी में, तो आप याद कर सकते हैं कि भाई एल में तो शेल प्रिज्यूम है, ठीक है। तो ये आपकी 1 2 3 4 डेफिनेशन तो ऐसे ही याद हो गई है, ठीक है। तो 8 डेफिनेशन बची है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जिससे आपको एक याद हो जाए कि हाँ ये डेफिनेशन एक लॉज में है और एक ये बी में है, ठीक है। और सबसे पहले ए में किससे शुरुआत करी हुई है उन्होंने, कोर्ट से। देखिए जो एविडेंस कहाँ हम देंगे, कोर्ट में ही तो देंगे, तो बस उससे याद रखिए कि ए तो शुरुआत तो हम कोर्ट से ही कर रहे हैं, ठीक है।
अब बी में क्या है भाई, सी के देखिए हमारे पास और कोई डेफिनेशन नहीं है, तो हमारे पास इसमें आ जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ। ठीक है, अगर हम बात करें सी की, तो सी में है डिसप्रूव। आप सीडी देखते हैं ना, सीडी जो उसमें डीवीडी प्लेयर में लगाई जाती है, तो उसे याद रखना है सीडी, डी फॉर डिसप्रूव। हो गया। और डी से मैंने बताया था आपको डॉक्यूमेंट, तो हमारे कम से कम एफ तक तो मैंने करा दिए हैं। एफ के बाद क्या आता है जी, एफ में फैक्ट था ना, तो जी में क्या हो गया, फैक्ट इन इशू। ठीक है, अब जो 2-3 बचे हैं उसको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग थोड़ा अपने आप अरेंज करके याद कर सकते हैं, है ना। तो उससे क्या हो गया, थोड़ा सा हमारे लिए प्रोसेस इजी हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसमें फर्स्ट डेफिनेशन की। इसमें बोला है ए में कि न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और न्याय मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। मतलब मना किसको कर रहा है, मध्यस्थ के सिवाय, मतलब इसमें मध्यस्थ तो नहीं आते हैं। ठीक है, एक चीज हमें कंफर्म हो गई। तो आते कौन है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई सभी न्यायाधीश और सभी मजिस्ट्रेट, या फिर एक व्यक्ति और है जिसे क्या है, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति भी आ रहे हैं। तो अभी आपने अगर पिछला एग्जाम देखा होगा, अगर कोई उत्तराखंड का भी जो एग्जाम हुआ है, जुडिशियल एग्जाम, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था कि न्यायाधीश के अंदर कौन कौन आते हैं, सॉरी न्यायालय के अंदर। तो उसमें यही ऑप्शन दिए हुए थे, जिसने ये पढ़ा होगा उसने आराम से कर दिया होगा। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। डेफिनेशन से हमेशा क्वेश्चन पूछा ही जाएगा अगर एविडेंस आ रहा है तो। ठीक है, तो इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है। न्यायाधीश आएंगे, मजिस्ट्रेट आएंगे, और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत जितने भी व्यक्ति हैं वो सब कोर्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो है निश्चायक सबूत। ठीक है, निश्चायक सबूत किसे कहते हैं, तो निश्चायक सबूत में आप देखिए कि जब इस अधिनियम के द्वारा एक तथ्य को किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित कर दिया जाता है, वहां न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर अन्य तथ्य को साबित मान लेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगा। वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर आपने, जैसे इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, पुरानी वाली आईपीसी में, चलिए नई का ही देख लीजिए, बीएनएस का सेक्शन 20। अगर आपने ये साबित कर दिया कि वो 7 साल से कम एज का बालक है, एक तथ्य आपने ये कर दिया, तो कोर्ट अपने आप मान लेगी कि ये बच्चा ने क्या है, अपराध नहीं किया होगा, क्योंकि उसमें क्या है, वो एक अक्षम गुड़िया है। तो 7 साल से कम के व्यक्ति द्वारा कोई भी कार्य अगर किया जाता है तो वो क्या अपराध नहीं माना जाता है। तो बस आपको वहाँ क्या एक साबित करना है कि उसकी एज जो है 7 साल से कम है, तो कोर्ट अपने आप दूसरे तथ्य को साबित हुआ मान लेगा, और दूसरी पार्टी से, जो अपोजिट पार्टी है, उससे उसे न साबित करने के प्रयोजन से कोई साक्ष्य भी नहीं लेगा, साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। ठीक है, इसका एविडेंस एक्ट में भी एग्जाम्पल है, सेक्शन 35 और 116। अब आप ये मुझे बताएंगे दोनों सेक्शन कौन से हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है और आज इसमें इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये बस एक स्टार्टिंग की क्लास थी इसमें, जिसमें मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन के बारे में, नाम, उसकी इनेक्टमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट। ठीक है, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी। हमने इसमें चैप्टर्स भी देख लिए, उसके साथ कौन कौन से सेक्शंस हैं वो भी देख लिए। हमने सेक्शन 1 देख लिया, सेक्शन 2 में हमने 2 डेफिनेशंस देख ली हैं, इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम लगी हो तो वो भी आप बता सकते हैं कि ये वाला टॉपिक मैम समझ में नहीं आया है, और अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। ये सीरीज हम कंटिन्यू रखेंगे और आपको फिर आगे के जो सेक्शंस हैं अगली वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।